चलिए सुनते ध्यान से। हमने ये कहा था, हम आपको पढ़ा रहे थे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में हम आपको ये समझा रहे थे कि पहले के साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, बट बाद में ये पता चला हमें कि नहीं, सेल के अंदर कई सारे ऐसे प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? सेल को जो शेप एंड साइज देते हैं, जो सेल को हमारे क्या देते हैं बताइए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और यही सेल के मूवमेंट में मदद करते हैं, कुछ प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल। क्लियर? और इसी प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल को हमने क्या नाम दिया था? साइटोस्केलेटन नाम दिया था। ठीक है? जब तक हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब तक हम ये अंदाजा लगाते थे सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है। बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये एक रिवील्स किया, यानी एक राज क्या किया, बताया कि नहीं, ऐसा जितना भी बताया जाता है कि ये सब के सब साइटोस्केलेटन के बने होते हैं। क्लियर? फिर हमने ये बताया था साइटोस्केलेटन किससे किससे मिलकर के बने होते हैं, तो 3 तरीके के प्रोटीन मॉलिक्यूल हमारे पास बने होते हैं। ठीक है? एक पहले हमने बताया माइक्रोट्यूब्यूल, एक हमने बताया माइक्रोफिलामेंट, एक बताया हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है? माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में हमने ये कहा था कि एक तरीके का हॉलो स्ट्रक्चर होता है, सिलिंड्रिकल होता है, इनका जो डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर के आसपास होता है। क्लियर? फिर दूसरा पॉइंट हमने ये कहा था कि सिलिंड्रिकल होने के साथ साथ ये किस प्रोटीन से मिलकर के बनाता है। माइक्रोट्यूब्यूल है तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर के बना होगा। क्लियर? फिर हमने ये कहा था कि हमारे पास अब माइक्रोफिलामेंट की बात आती है। माइक्रोफिलामेंट क्या होता है? हमारे पास एक तरीके का सॉलिड स्ट्रक्चर होता है और हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और सभी के सभी इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल। और ये कौन सी प्रोटीन होती है बताइए? एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है। और एक्टिन प्रोटीन अगर पाई जा रही है तो जाहिर सी बात है किसमें मदद करेगा? हमारे कॉन्ट्रेक्शन में, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में मदद करता था। क्लियर? फिर दूसरा पॉइंट हमने ये कहा था कि इनके डायमीटर की बात कर लेते हैं, तो इनकी जो डायमीटर होती है 6 to 7 नैनोमीटर के आसपास होती है। क्लियर? फिर हमने ये कहा था कि माइक्रोफिलामेंट हो गया है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में हमने ये कहा था कि ये बनी होती है कई सारे वेरियस प्रोटीन से, और वेरियस प्रोटीन में हमने एक स्पेशल प्रोटीन बता दिया, लेमिना प्रोटीन। ठीक है? लेमिन प्रोटीन क्या होती है? ये हमारे न्यूक्लियर लेमिना बनाती है। क्या बनाती है? न्यूक्लियर लेमिना बनाती है। और अगर किसी भी सेल्स का अगर परमानेंट फिक्सचर देना होता है तो हम यही प्रोटीन का यूज करते हैं। समझ रहे मेरी बात? फिर उसके डायमीटर की बात कर लेते हैं, तो डायमीटर ऑन एवरेज, मतलब हमने ये कहा था माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच का जितना भी आएगा वो इंटरमीडिएट फिलामेंट में ही आता है। क्लियर? लगभग लगभग हमने कितना लिखा था? 18 नैनोमीटर के आसपास, 18 8 to 12 कर लीजिएगा। ठीक है? तो ये इतने नैनोमीटर की होती है। अब हम आपको पढ़ा रहे थे, इसी समय में हमने सब कुछ बताते वक्त ये कहा था अब सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम्स की भी जिक्र कर लिया जाए। क्लियर? तो हेडिंग डालिए हमारे पास सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल। क्लियर? समझे? इधर देखिएगा, हमने ये कहा कि ये हमारे पास एक सेल है। सेल के अंदर क्या पाई गई है? कुछ न्यूक्लियस पाई गई है। क्या पाई गई है? ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियस। ठीक है? इनके अंदर क्या पाई जाती है? कुछ स्ट्रक्चर हमें नजर आती है, उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे बना रहे हैं। क्लियर? ये जो दो हमारे पास स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। इनके चारों तरफ कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं। क्लियर? अब हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि एक हमारे पास, इसको अगर हम क्या करें, डिटेल में जानकारी लें, तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनेंगे आपके। कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर इनमें यहाँ पे नजर आएंगे। क्लियर? फिर यही स्ट्रक्चर आगे चल करके किस में नजर आएगा? कुछ इस तरीके के नजर आएंगे। क्लियर? और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के ही होंगे। क्लियर? ये एक दूसरे के क्या है बताइए? 90 एंगल बना रहे हैं। इनके चारों तरफ क्या पाई जाती है? कुछ हमारे पास फ्लूइड पाई जाती है। ये एक सेंट्रियोल है, ध्यान सुनेंगे। ये क्या है? सेंट्रियोल है। ये भी एक तरीके का क्या है बताइए? सेंट्रियोल है। दोनों सेंट्रियोल को मिला करके एक कॉमन स्ट्रक्चर बनता है। उस कॉमन स्ट्रक्चर का नाम क्या हमने नाम दिया था बताइए?
अब समझ में आ गया डिप्लोसोम्स क्या है। When two centrioles are present perpendicular to each other is called as डिप्लोसोम्स। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है कि इनके चारों तरफ क्या पाई जाती है, कुछ फ्लूइड पाई जा रही है। क्या पाई जाती है, कुछ फ्लूइड पाई जा रही है। इस फ्लूइड का नाम क्या है देंगे हम, बताइए। सेंट्रोस्फेयर। ठीक है, यानी सेंट्रियोल के चारों तरफ जो फ्लूइड नजर आती है आपको, उसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रोस्फेयर। और दोनों को हम एक कॉमन टर्म अगर बताने के लिए आए तो क्या बोलेंगे, बताइए इनको। दोनों के लिए कॉमन टर्म अगर किया जाए तो सेंट्रोसोम्स। ठीक है, एक एक करके लिख लें हम। पहले पॉइंट हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, सेंट्रियोल के बारे में, सेंट्रोसोम्स के बारे में लिखें या डिप्लोसोम्स। आप बताइए डिप्लोसोम्स का मतलब क्या होता है, बताइए। डिप्लोसोम्स का मतलब टू सेंट्रियोल प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या प्रेजेंट होते हैं, परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। ये फिर स्टार्ट हो गया क्या। सुनिए ध्यान से। सेंट्रियोल के चारों तरफ एक प्रोटीन बनी होती है। क्या बनी होती है, प्रोटीन लगी होती है। उस प्रोटीन का नाम हमें याद रखना है, मिस्यूल प्रोटीन। कैसी प्रोटीन, मिस्यूल प्रोटीन। ठीक है, आएगा तो बताएंगे। हो गया, चलिए हेडिंग डालते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। चलिए देखते हैं इंटरनल और स्ट्रक्चर कैसे, ध्यान से देखेंगे। हमने ये कहा कि हमारे पास ये सेंट्रियोल है। क्लियर, ये हमारे पास ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है। क्लियर, किसी एक सेंट्रियोल को अगर हम कट करें तो ट्रांसफर सेक्शन कट करना पड़ेगा। जैसे ये एक परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर, अगर इनके बारे में अगर हम जानकारी रखेंगे तो इनको हम कट करेंगे। बोलिए, और कट कर रहे हैं तो कैसा सेक्शन कट करेंगे, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। बोलिए, ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे। तो यहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, अगर हम यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये यहां पे हम कैसा कट करेंगे, बताइए। ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे। कैसा सेक्शन कट किया हमने, ट्रांसफर सेक्शन कट किया। ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद हमें यह देखने को मिला कि अगर इनके अंदर देखेंगे तो बहुत छोटे 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 पहिए लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर। पहला इंपॉर्टेंट बात आता है इनमें, कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बताइए। यहां पर कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला। और कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास सेंट्रियोल का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे सेंट्रियोल किससे मिलकर के बने हैं, छोटे छोटे माइक्रोफिलामेंट से मिलकर के बने हैं। अब ये सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बने हैं। तो यानी इनका जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का,
अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, इनके माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है, ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट बताइए? 9+0 अरेंजमेंट। क्लियर? यानी हमारे पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल, यानी हमारे पास क्या होते हैं कि जो 9 होते हैं वो पेरिफेरल की तरफ पाई जाती हैं। कहां की तरफ बताएं? पेरिफेरल हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती है बताइए? ट्रिपलेट के फॉर्म में होती हैं। क्लियर? बाकी ये जो 0 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे किसी भी तरीके की हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाई जाती है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं नो माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंटर। ठीक है, सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाई जाती है। माइक्रोट्यूब्यूल के जगह पर हमारे पास क्या पाई जाती है? एक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल हब प्रोटीन। यानी बिसाइड्स अगर हम कह दें कि हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल के बजाय क्या प्रेजेंट होती है बताइए? एक सेंट्रल हब प्रोटीन पाई जा रही है, एक सेंट्रल हब प्रोटीन पाई जा रही है। क्लियर? अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम आपको कराना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर साइड में कर लेते हैं ना। डायग्राम को अभी लिखना नहीं है आपको। क्लियर? अभी आपको लिखना नहीं है, अब ध्यान से सुनेंगे। अब हमने ये कहा कि अब इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर की बात कैसे करेंगे? पहले बीचों बीच में हम क्या कर लें? सेंट्रल हब प्रोटीन बना लें। यानी यहां पे हम क्या कर रहे हैं? एक सेंट्रल हब प्रोटीन बना रहे हैं। ये हमारे पास सेंट्रल हब प्रोटीन है। क्लियर? इसको हमने बोल दिया सेंट्रल हब प्रोटीन है। ये हमारे पास HUB, ये हब प्रोटीन है। क्लियर? अब इनके अलावा हमारे पास क्या पाए जाते हैं? ट्रिपलेट के फॉर्म में। हमने क्या बोला? ट्रिपलेट के फॉर्म में 9 अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, जो कि ट्रिपलेट के फॉर्म में। क्लियर? अब ये जो 9 हमारे पास दिया जा रहा है, ये अलग अलग तरीके की माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं। जैसे किसी एक को हमने A बोल दिया, किसी को हमने B बोल दिया, किसी को हमने C बोल दिया। ठीक है, इस तरीके की प्रोटीन हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल पाई जा रही है। तो हमने ये कहा कि हमारे पास क्या पाई जा रही है कि यहां पर 1 2 3, थोड़ा और दूर दूर करें। क्लियर? ये हमारे पास क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल पाई जा रही है। कितने नजर आ रहे हैं बताइए आपको? 9 नजर आ रहे हैं। अरेंजमेंट थोड़ा सही नहीं है। ठीक है, अब सही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इनको हमने A बोल दिया, इनको हमने A बोल दिया, A बोल दिया, A बोल दिया, A बोल दिया, A A A A। क्लियर? अब इनके पीछे हमारे पास क्या लगे होंगे? B, इनके पीछे C। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे पास A B C, ऐसे ऐसे हर जगह बना दीजिए आप लोग। ठीक है, अभी बनाना नहीं है, पहले हमारा देखना है। ठीक है, अगर एक बार आपको समझ में आ गया, अपने आप से बना लेंगे। क्लियर? इस तरीके के हमारे पास ये पेरिफेरल प्रोटीन नजर आ रही है। बताइए कैसी प्रोटीन नजर आ रही है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल नजर आ रही है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल की तरफ कितनी नजर आ रही है बताइए? ट्रिपलेट के फॉर्म में, वो भी 9 पाई जा रही है। ठीक है, और वो भी कैसी बताइए? ट्रिपलेट। आप हमें बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट इन सेंट्रियोल? 27।
ठीक है। 9 हमारे पास पेरिफेरल पे पाए जा रहे हैं, वो भी ट्रिपलेट के फॉर्म में। अगर टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल बोलेंगे तो 9 इंटू 3 ही तो बोलेंगे, तो 27 माइक्रोट्यूब्यूल ही तो हुआ। पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा। क्लियर। अब हमने ये कहा कि यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। क्लियर। इस तरीके से दूसरा पॉइंट हमें यह समझना है कि ये सेंट्रल हब प्रोटीन्स है। हमारे पास ये माइक्रोट्यूब्यूल किसी न किसी एक प्राइमरी फाइबर से जुड़े होते हैं। उस प्राइमरी फाइबर का नाम होता है हमारे पास रेडियल स्पोक। ध्यान से बोलिए, हमने ये कहा कि हमारे पास ये जो सेंट्रल हब है ये किसी न किसी एक प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। और किससे जुड़ रहे हैं बताइए जरा, ए से जुड़ रहे हैं या बी से या सी से? ए से जुड़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर। ये कुछ इस तरीके से जुड़ रहे हैं। इनको हमने नाम दिया, यहां पर एक प्रोटीन से जुड़ रहे हैं जिसको हमने बोला प्राइमरी फाइबर, ठीक है। और इस प्राइमरी फाइबर का नाम क्या है बताइए? रेडियल स्पोक नाम है। अभी बनाइए मत, डायरेक्ट कह रहे हैं, नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ना तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। प्राइमरी फाइबर का दूसरा नाम क्या है? रेडियल स्पोक। सेंट्रल हब माइक्रोट्यूब्यूल के किस यूनिट से जुड़ा है बताइए? ट्रिपलेट के ए यूनिट से। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या कि इस रेडियल स्पोक के अंदर क्या पाई जाती हैं? कुछ प्रोटीन के कॉन्स्ट्रिक्शन पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन के क्या पाए जाते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आते हैं। जैसे यहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आया, यहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आया, कॉन्स्ट्रिक्शन यहां पे नजर आया, यहां पे नजर आ रहा है, यहां पे कई सारे जगहों पर रेडियल स्पोक के हमारे पास क्या नजर आते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आते हैं, ठीक है। और इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम एक्स थिंकर बोलते हैं, एक्स थिकर बोल रहे हैं, ठीक है। समझ आई बात? यानी यहां पे एक थिक प्रोटीन नजर आ रही है जिसको हम क्या बोला? एक्स थिकर बोल दिया। क्लियर। अब हमने ये कहा कि इनके अलावा एक अलग तरीके की भी प्रोटीन नजर आ रही है हमें। यहां पे भी थिक नजर आ रहे हैं, 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 यहां पे भी नजर आ रहे हैं, यहां पे भी नजर आ रहे हैं, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, ठीक है। इसको हमने नाम दिया वाई थिकर। क्लियर। ये प्रोटीन के डिपोजिशन जगह जगह पे रहते हैं। नहीं समझ में आएगा टेंशन न लीजिए, काम भर का पढ़ा चुका हूं, तुम्हारे औकात की चीजें हो चुकी हैं, सिलेबस से खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद की बात कर रहे हैं। क्लियर। अब हमने यहाँ पे कहा कि दो अलग अलग तरीके की क्या पाई जा रही है? प्रोटीन की थिकनेस नजर आ रही है जगह जगह पर, ठीक है। एक को हमने एक्स थिकर बोल दिया, एक को हमने वाई थिकर बोल दिया। हमने ये कहा कि ये जो सेंट्रल हब प्रोटीन है ये तो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़े हुए हैं। ये आपस में माइक्रोट्यूब्यूल एक हमारे पास अलग तरीके के प्रोटीन से मिलकर के जुड़े होंगे। जब इनको प्राइमरी फाइबर बोला तो इनको जोड़ने के लिए मैं सेकेंडरी फाइबर बोल सकता हूं क्या? ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या होते हैं? एक अलग तरीके का, ये जो ए है इसके सी से जुड़ेगा, ये जो ए है इनके सी से जुड़ेंगे, ये जो सी है इनके ए से जुड़ेंगे, ये जो सी है इनके ए से जुड़ेंगे, ये जो सी है इनके ए से जुड़ेंगे, ये सी इनके ए से जुड़ेंगे, ये सी इनके ए से जुड़ रहे हैं, ये सी इनके ए से जुड़ रहे हैं, ये सी इनके ए से जुड़ रहे हैं। क्लियर। यानी इनको हमने नाम दिया हमारे पास ये सेकेंडरी फाइबर हो गए। क्या नाम हो गया इनका? सेकेंडरी फाइबर हो गया। क्लियर। जब ये ए सी से जुड़ रहे हैं तो क्या मैं इनको एसी लिंकर बोल दूं क्या? बोलिए, इनको एसी लिंकर बोल दिया। चलिए दूसरा पॉइंट, ये हमारे पास अलग अलग तरीके की प्रोटीन पाई जा रही है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है थिक प्रोटीन, ये इनसे भी जुड़ी होती है, 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 ये हमारे पास इनसे भी जुड़ी होती है, ये इनसे भी जुड़ी होती है, ये इनसे भी जुड़ी होती है, ये इनसे भी जुड़ी होती है। क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि ये जो एक्स और वाई थिकर हैं,
एक्स एंड वाई थिकर है, ये अलग अलग प्रोटीन से जुड़ी होती है। किससे जोड़े अब, चलो रेड से जोड़ते हैं, ठीक है। यानी ये जो एक्स है हमारे पास, ये इनसे जुड़ी होंगी, इनसे जुड़ी होंगी, इनसे 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 इनसे, क्लियर। यानी ये एक्स वाई लिंकर हो गई, एक्स थिंक से और हमारे पास वाई थिकर जुड़ रही हैं किसी न किसी एक थिकर से, इनको हमने बोल दिया एक्स वाई लिंकर बोल दिया, क्लियर। यानी हमारे पास ये हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक रथ के पहिए लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर इतना भी नहीं आ रहा है, क्या आपको ये 9 ट्रिपलेट नजर आ रहे हैं, सेंट्रल हब आ रहे हैं, रेडियल स्पोक आ रहे हैं, इतने औकात है तुम्हारी, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछे जा रहे हैं तो वो बहुत बड़े लेवल की चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। फोटोकॉपी करिए। आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया है, प्राइमरी रेडियल स्पोक, पेरिफेरल, सेंट्रल हब, बस, क्लियर। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर आपसे कोई बहुत बुद्धिमान आपको समझेगा तो एक्स वाई लिंकर पूछ लेगा, एसी लिंकर पूछ लेगा, बस। समझ आ रही बात है। अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं तब एसी लिंकर के बारे में जानकारी रखिए, बस, क्लियर। इसमें से कोई हमें बताए मिस्यूल प्रोटीन कहां होगा। अगर मैं आपसे बोलूं मिस्यूल प्रोटीन कहां होना चाहिए तो क्या बताएंगे। सेंट्रियोल के चारों तरफ पाया था, सेंट्रियोल के चारों तरफ ऐसे से बना डालिए, ये सब के सब क्या है हमारे पास, मिस्यूल प्रोटीन है। लिखवाऊंगा एक भी नहीं, ठीक है। मैक्सिमम चीजें तो पढ़ाई दी है, लिखवाना बाकी नहीं है। सुनते हैं, ये रहेगा बाद में, आप स्लाइड कर लीजिएगा ना। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं हम आपको पढ़ा रहे थे कि माइक्रोट्यूब्यूल कितने पाए जाते हैं सेंट्रियोल के अंदर। सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो ये 27 माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है और 27 में से 9 के ट्रिपलेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। और सब के सब माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ की तरफ मौजूद होंगे बताइए, पेरिफेरल की तरफ मौजूद होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि सेंट्रियोल क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसके चारों तरफ हमने क्या मेम्ब्रेन बनाई है, नहीं, लेकिन गेसुना ने बनाया है मेम्ब्रेन, ठीक है। मिटा दिया क्या, पहले गोल गोल क्या किया था तुमने, रेडियस पहले बना लिया तब इसने उसके हिसाब से रखा, गुड, चालाक है ये, क्लियर। हमें लगा पेन से बनाई है, मिटा भी दिया। सो दे जैसे हमारे पास कि ये जितने भी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें नहीं पाई जा रही है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती तो हम यहाँ पे क्या बनाते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते, ठीक है। ये एक क्या कैसी स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, क्लियर। और सभी के सभी माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ की तरफ मौजूद होते हैं बताइए, कहाँ की तरफ, पेरिफेरल की तरफ। क्या कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल हमारे सेंटर की तरफ पाई जा रही है, नहीं, वहां पे एक प्रोटीनिशियस सब्सटेंस पाई जाती है जिसको हमने क्या नाम दिया, हब प्रोटीन बोला। क्या नाम दिया, हब प्रोटीन बोला। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि सभी के सभी माइक्रोट्यूब्यूल हमारे हब प्रोटीन से एक प्रोटीनिशियस फाइबर से जुड़ी होती है और उस प्रोटीनिशियस फाइबर का नाम क्या होता है बताइए, रेडियल स्पोक। हाउ मेनी नंबर ऑफ रेडियल स्पोक प्रेजेंट इन सेंट्रियोल, जितने माइक्रोट्यूब्यूल है पेरिफेरल की तरफ उतने ही हमारे पास क्या, रेडियल स्पोक। यानी ट्रिपलेट के फॉर्म में 9 पाए जा रहे हैं पेरिफेरल की तरफ और 9 से जुड़े हुए हैं, तो रेडियल स्पोक की संख्या भी कितनी होगी हमारे पास, 9 होगी, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या कि ये जो रेडियल स्पोक आपको बताई जा रही है, ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल को सेंट्रल हब से क्या करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि ये जो ट्रिपलेट के फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल पाई जा रही है वो 3 यूनिट से मिलकर के बनी होती है, ए बी एंड सी यूनिट से जुड़ती है, ठीक है।
फिर हमने ये कहा ये तीनों की तीनों ट्रिपलेट जो होती हैं वो एक दूसरे से एक लिंकर के थ्रू जुड़ी होती हैं। इनका जो ए प्रोटीन है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल है, इनके सी माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा होगा, यानी इनके बीच में एक लिंकर बनेगा और इस लिंकर का नाम क्या है बताइए? एसी लिंकर, ठीक है। ये तरीके का सेकेंडरी फाइबर होता है। कैसा फाइबर होता है? सेकेंडरी फाइबर होता है। फिर हमने ये कहा कि हमारे इस सेंट्रियोल के अंदर कई कई जगहों पे अलग अलग प्रोटीन की क्या होती है? डिपोजिशन होती है। अगर एक यहां पे प्रोटीन डिपोजिट हो गया है तो इसको हमने क्या नाम दिया था? एक्स थीकर बोल दिया था, ठीक है। फिर वहां पे हमारे पास क्या है? बीच में वाई थीकर भी आ गए थे और एक्स थीकर और वाई थीकर आपस में जुड़ रहे थे एक्स वाई लिंकर के थ्रू, और एक्स वाई लिंकर के थ्रू यहां पे हमने जोड़ दिया। क्लियर? बोलिए। अब हमारे पास आता है कुछ सेंट्रियोल के बारे में और समझना हमें। क्लियर? जितना पॉइंट था उतना ही हमने बता दिया, तो एक दो पॉइंट लिख लेते हैं ना सेंट्रियोल के बारे में। लिखेंगे इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड मेडअप ऑफ, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ 27 माइक्रोट्यूब्यूल, made up of 27 microtubule in the form of triplet, in the form of a triplet, in the form of a triplet. क्लियर? हो गया? चलिए आगे बढ़े, इसको फिर बाद में आप स्लाइड कर लीजिएगा। क्लियर? जिसका छूटा रहेगा। सेकंड पॉइंट हम आपको समझाना चाहते हैं, अगर हम किसी भी तरीके का, अगर मिस्यूल प्रोटीन के बारे में पॉइंट लिख लेते हैं ना, क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है। मिस्यूल प्रोटीन क्या होता है? ठीक है, मिस्यूल प्रोटीन एक तरीके का एमॉर्फस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बताइए? एमॉर्फस स्ट्रक्चर है। कंपोज्ड ऑफ पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, मिस्यूल प्रोटीन के बारे में। क्लियर? क्या था? यही तो स्पेलिंग थी, यही है ना, यही तो लिखा था। इतना कंफ्यूज क्यों करती है भाई तू? क्लियर? तो ये एमॉर्फस होती है और ये किससे मिलकर के बनी है बताइए? एमॉर्फस प्रोटीन है ये। कैसा है बताइए? एमॉर्फस प्रोटीन है। क्लियर? जल्दी करिए थोड़ा। दूसरा पॉइंट लिखते हैं हमारे पास, ये किसमें मदद करता है? ठीक है, सुनते जैसे कैसे मदद करता है? ये किसी भी तरीके का, अगर हमारे पास, ध्यान सुनिएगा, किसी भी तरीके का ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। इस पॉइंट पर अगर कोई भी दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल आकर के जुड़ना चाह रहा है, हमने मान चलते हैं कि एक माइक्रोट्यूब्यूल यहां पे आकर के जुड़ना चाह रहा है, तो किसके थ्रू जुड़ेगा? मिस्यूल प्रोटीन के थ्रू जुड़ेगा। क्लियर? फिर ये आगे चल करके जुड़ेगा किसी दूसरे से, फिर ये आगे चल करके जुड़ेगा किसी तीसरे से, ये जुड़ते रहेंगे, ये जुड़ते रहेंगे, यानी ये अटैचमेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? अटैचमेंट का, यानी ये माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये किसमें मदद कर रहा है? इट हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, इसलिए इनको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। इसलिए इनको क्या नाम बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। हो गया? आगे करें, अब सुनते रहते।
ये और किसमें मदद करता है? इट हेल्प इन डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस फेज में? बहुत बहुत धन्यवाद। ड्यूरिंग एस फेज। क्लियर? एस फेज में ये क्या करता है, हमारे पास सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कराता है। क्लियर? जैसे हम आपको समझा रहे हैं, इधर देखिएगा, ये हमारे पास कोई एक सेल है, कोई एक सेल है, यहां पर एक हमारे पास क्या पाया जा रहा है, सेंट्रियोल पाए जा रहे हैं। क्लियर? ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स है। कैसी सेल्स है बताइए? नॉन डिवाइडिंग सेल्स है। क्लियर? जब ये कभी भी एस फेज में इंटर करता है, जब इसका मन किया कि हमें अब क्या करना चाहिए, डिवीजन करना चाहिए, ठीक है, तब ये क्या करेगा, यहां आकर के हमारे पास सेंट्रियोल डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बताइए? डबल हो जाएंगे। ये सेंट्रियोल हमारे पास डबल हो जाएंगे। क्लियर? चलिए बताइए कितने सेंट्रोसोम्स बताइए, सेंट्रोसोम्स कितने यहां पे नजर आ रहे हैं? सेंट्रोसोम्स कितने नजर आ रहे हैं? 1। सेंट्रियोल कितने नजर आ रहे हैं बताइए? क्लियर? यहां पे सेंट्रोसोम्स कितने नजर आ रहे हैं? सेंट्रियोल कितने नजर आ रहे हैं? समझ आई बात? जल्दी करिए, आगे बढ़े। हेडिंग आते फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। हेडिंग हो गया हमारे पास फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। चलिए देखते हैं। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल ना, ये किसमें पहला मदद करता है? ये हेल्प इन सेल डिवीजन। चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे, हेल्प इन सेल डिवीजन। डिसाइड द प्लेन ऑफ डिवीजन। अब ये कैसे, ध्यान समझेंगे। कोई एक ये सेल है, सेल के अंदर अगर सेंट्रियोल यहां पे पाई जा रही है, यहां पे पाई जा रही है, ठीक है, तो प्लेन ऑफ डिवीजन ये रहेगा। क्लियर? प्लेन ऑफ डिवीजन ये रहा, प्लेन ऑफ डिवीजन ये रहा। क्लियर? अगर हमारे पास सेल ये है, सेंट्रियोल हमारे पास यहां पे नजर आ रही है, सेंट्रियोल हमारे पास यहां पे नजर आ रही है, तो प्लेन ऑफ डिवीजन हमारे पास ये होगा। ठीक है? यानी ये क्या डिसाइड करती हैं, प्लेन किस तरीके से होगी हमारे पास, सेल डिवीजन किस तरीके से होगा। क्लियर? तो प्लेन ऑफ डिवीजन कौन डिसाइड करता है? सेंट्रियोल। सेल डिवीजन में मदद कौन करता है? सेंट्रियोल। अब तो समझ में आ गया होगा कि नर्व सेल्स क्यों नहीं डिवाइड करती, सेंट्रियोल नहीं पाए जाते। समझ आई बात? चलिए तीसरा फंक्शन लिखते हैं हमारे पास, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ वेसल बॉडी। चलिए जब हमारे पास सेंट्रियोल ही नॉन मेम्ब्रेनस है तो वेसल बॉडी कैसा स्ट्रक्चर होगा? यानी ये भी क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस ही होता है। क्लियर? आगे बढ़े सीलिया फ्लैजुला पे।
समझा सीलिया फ्लैजेला? चलिए कॉपी किताब बंद करके अब ध्यान से सुनेंगे। जैसे हम किसके बारे में सुन रहे थे इससे पहले, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल के बारे में, यहाँ पे भी ऐसे ही सुनना है। क्लियर? ये हमारे किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? पैरामीशियम टाइप का। यानी पैरामीशियम के पास ये क्या पाई जा रही है आपको? सीलिया पाई जा रही है। ठीक है, अगर हम ये इनको पैरामीशियम ही बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर? ये मान चलते क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? पैरामीशियम एक तरीके कैसा स्ट्रक्चर है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमारे पास क्लेमाइडोमोनास मल्टीसेलुलर में आ गए। क्लियर? अब हमारे पास ये इनके पास क्या नजर आ रहा है? फ्लैजेला नजर आ रहा है। कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या सीलिया एंड फ्लैजेला में आपको? पहला डिफरेंस देखिएगा, लार्ज इन नंबर, लेस इन नंबर, स्मॉल इन साइज, लार्ज इन साइज। डिफरेंस लिख ले। चलिए लिखते हैं। पहला सीलिया वर्सेस फ्लैजेला में हम थोड़ा बहुत डिफरेंस लिखना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? पहला हमें बताइए क्या है? बताइए स्मॉलर साइज, साइज को लेकर के ही। ठीक है, इनकी जो साइज होती है वो लगभग 5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। कितनी होती है? 5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक की इनकी क्या होती है? साइज होती है। इनकी साइज कैसी होता है? लार्जर साइज की होती है। ठीक है, लार्जर साइज में अप टू वो भी कितने 150 माइक्रोमीटर के आसपास चली जाती है। क्लियर? यहां पे क्या होगा? मोर इन नंबर। ये नंबर में क्या होती हैं? ज्यादा होती है। ठीक है, और ये क्या होती है बताइए? लेस इन नंबर। फ्लैजेला क्या होती हैं? लेस नंबर में पाई जाती हैं। क्लियर? फिर दूसरा पॉइंट आता है कि यहां पर इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लियर? या इनका मूवमेंट हम कैसे लिख लेते हैं। ठीक है, इनका जो मूवमेंट होता है वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है इनके अंदर? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, जबकि इनके पास मूवमेंट क्या होता है? अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। क्लियर? इनका स्ट्रक्चर है पेंडुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, लेकिन लिख लेना है। ठीक है, हमारे नहीं लिखा है ना कुछ, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करिए। पेंडुलर या इसी को एनसीईआरटी ने लिखा है ओर लाइक। कैसा? क्लियर? और इनका लिखा है हमारे पास वेब लाइक या फिर अनड्यूलेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? फिर लास्ट में जाकर के फंक्शन लिख लेते हैं इनके। क्लियर? लास्ट में इनके फंक्शंस लिख लेते हैं। हो गया? चलिए फंक्शंस में सुनेंगे। जितने भी हमारे पास फ्लैजेला होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, वो भी लोकोमोशन। यानी ये ओनली लोकोमोशन, लोकोमोशन के अलावा और ये किसी काम की नहीं है। ठीक है,
बट सीलिया जो होता है वो लोकोमोशन में भी मदद करता है हमारे, पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है ये हमारे पास फीडिंग में भी मदद करता है। किसमें मदद करता है? खाने को अंदर लाने में, ठीक है, और बाहर निकालने में भी मदद यही कर रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये क्या कर रहा है? सिक्रीशन में भी काम आता है। किसमें काम आ रहा है? सिक्रीशन में भी काम आ रहा है। और लास्ट में जाते जाते अटैचमेंट में भी मदद करते हैं। ये किसमें मदद करते हैं? यानी कोई भी मटेरियल ये पानी में ही तो पाए जा रहे हैं। अब किसी एक्वेटिक एनिमल्स को या फिर ऑर्गेनिजम्स को अगर किसी सरफेस अटैच्ड होना होगा तो किसके थ्रू होगा? सीलिया के ही थ्रू अटैच्ड होता है। तो ये हमारे पास अटैचमेंट में भी मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? अटैचमेंट में भी मदद करते हैं। क्लियर? ये सब के सब इनके क्या है? फंक्शन है। बट लोकोमोशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन मदद करता है बताइए? दोनों, सीलिया फ्लैजेला। क्लियर? लोकोमोशन में दोनों मदद कर रहे हैं। क्लियर? यानी अगर फ्लैजेला की बात करेंगे लोकोमोशन के अलावा कहीं और नहीं काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए सुनते जैसे। इधर देखिएगा, अब स्ट्रक्चर में पढ़ाने जा रहा हूं सीलिया एंड फ्लैजेला का। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर। क्लियर? अगर हमारे पास कई सारे ऐसे सिलिएटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, क्या दिखाई दे रही हैं? किसी एक के बारे में, ठीक है, किसी एक के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में समझा दें। अगर इनके अंदर कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल लगे होंगे। क्लियर? यानी एक सीलिया का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। अब ये एक सीलिया को अगर इलॉबरेट करेंगे थोड़ा सा, तो इनका अगर हम ट्रांसफर सेक्शन कट करें, क्या कट करें? ट्रांसफर सेक्शन कट करें, तो क्या ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अगर दिखाई दे रही है आपको, तो क्या ये मेम्ब्रेन है? यानी सीलिया का अगर ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या दिखाई देगी मुझे? सेल मेम्ब्रेन नजर आएगी। अरे बोलो भाईजान, यानी सेल मेम्ब्रेन दिखाई देंगी। तो ये लीजिए सेल मेम्ब्रेन हमारा बना डाला हमने। क्लियर? ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हो गई। स्फीयर नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और बनाने का ट्राई करते हैं। क्लियर? यानी ये हमारे पास क्या है कि सेल मेम्ब्रेन हमने बनाया। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जितना बनता जाए उतना लिखते चले हम ना, आपको तकलीफ नहीं होगी बाद में। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर? अगर हम किसी भी सीलिया का स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं कोर ऑफ सीलिया। कोर ऑफ सीलिया का मतलब क्या समझते हैं? यानी एकदम डिटेल स्ट्रक्चर हम ध्यान से सुनना चाह रहे हैं, ठीक है। कोर ऑफ सीलिया को ही हम नाम देते हैं एक्सोनीम। क्या नाम देते हैं बताइए? एक्सोनीम। क्या नाम दिया हमने बताइए? एक्सोनीम दिया। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है एक्सोनीम के अंदर, अरेंजमेंट अगर बात करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का। क्लियर? तो माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है? यानी हमारे पास 9 हमारे पास कहां की तरफ है? पेरिफेरल की तरफ। बोलिए, 9 माइक्रोट्यूब्यूल कहां की तरफ बताइए? पेरिफेरल की तरफ। वो भी किसके फॉर्म में? डुप्लेट के फॉर्म में। डुप्लेट के फॉर्म में मतलब कितना? 9 इंटू 2 इज इक्वल टू कितने? 18 माइक्रोट्यूब्यूल कहां की तरफ पाई जा रही बताइए? 18 माइक्रोट्यूब्यूल कहां की तरफ? पेरिफेरल की तरफ। ठीक है, जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल आपको नजर आ रही है, ठीक है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल वो सेंटर की तरफ पाई जा रही है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ किसमें? सिंगलेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बताइए? सिंगलेट के फॉर्म में। और पाई कितनी जा रही है? 2 पाई जा रहे हैं। सिंगलेट के फॉर्म में कितना हुआ? 2 ही तो हुआ। क्लियर? यानी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कितने? हाउ मेनी नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल? अरे बोलिए, एक्सोनीम के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या 20 माइक्रोट्यूब्यूल। इसमें किसी को तकलीफ नहीं। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने ये कहा
कि हमारे पास इनके सीलिया के अंदर कई सारे फिलामेंट स्ट्रक्चर लगे होते हैं, कई सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। अगर इनका हम ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो क्या गोल गोल माइक्रोट्यूबुल नजर आएंगे? 9 डुप्लेट के फॉर्म में कहां की तरफ? पेरिफेरल की तरफ, यानी पेरिफेरल की तरफ 9 हम बनाने जा रहे हैं। ये एक ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो गया? ये ए हो गया, ये क्या हो गया? बी। क्लियर? 9 हो गए, यानी सब जगह हम क्या लिखेंगे? ए बी ए बी ए बी ए बी। कई बार ए बी आ रही है क्या? ए बी तुम्हारा नाम बार बार आ रहा है। क्लियर? यानी ये हमारे पास क्या पाया जा रहा है? माइक्रोट्यूबुल पाए जा रहे हैं। क्लियर? ये हमारे पास जितने भी माइक्रोट्यूबुल आपको नजर आए, ठीक है, ये किसके फॉर्म में आए बताइए? पेरिफेरल की तरफ नजर आ रहे हैं, तो इनको हमने बोला पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर? और भी किस फॉर्म में बताइए? डुप्लेट के फॉर्म में, तो डुप्लेट बोल दिया। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास ए और जो बी हैं वो आपस में लिंक होना चाहिए। चलिए लिंक करके देख लेते हैं। इनको हमने आपस में लिंक करने के बाद देख लिया, कैसा लिंकर? ए बी लिंकर। यानी इनके बीच में जो भी लिंकर पाए जा रहे हैं इनको हमने क्या नाम दिया बताइए? ए बी लिंकर बोला। क्लियर? इनको एक नाम से और जानते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक है, यानी डुप्लेट डुप्लेट के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तो यानी इनको हमने क्या नाम दिया? इंटर डबलेट ब्रिज बोल दिया। क्लियर? दो डुप्लेट होता है कि डबलेट होता है? कुछ भी लिख लीजिएगा, हमें क्या मालूम। क्लियर? डुप्लेट ब्रिज। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, इनके पास 2 माइक्रोट्यूब्यूल और नजर आती हैं। क्लियर? कहां की तरफ बताइए? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ 2 हमारे पास पाए जा रहे हैं। क्लियर? इनको हमने क्या नाम दिया बताइए? कैसे माइक्रोट्यूब्यूल? माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, अब इनको हमने क्या नाम दिया बताइए? इनको हम क्या नाम देंगे? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, अब हमारे पास सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं? ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं एक ब्रिज से। क्लियर? इसको हमने सिंपल बोल दिया ब्रिज। सिंगलेट ब्रिज बोल सकते हैं, बट हम सिंपल ब्रिज बोल रहे हैं। क्लियर? और ये जो हमारे पास सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होती है, एक प्रोटीन से क्या होती है? कवर्ड होती है। एक प्रोटीन से क्या होती है? कवर्ड हो रही है। क्लियर? और ये सब के सब क्लियर कनेक्टेड होते हैं किससे? हमारे पास रेडियल स्पोक से। किससे कनेक्टेड है बताइए? हमारे पास रेडियल स्पोक से कनेक्टेड है। तो लाइए इन रेडियल स्पोक से कनेक्टेड करा दें। ये हमारे पास रेडियल स्पोक से कनेक्टेड है, रेडियल स्पोक से कनेक्टेड है। क्लियर? ये हमारे पास रेडियल स्पोक होगा। कितने रेडियल स्पोक है? क्लियर? जल्दी करिए। ये भी 9, ये भी कितने? 2 है ना। एक चीज और बता दे क्या, जाते जाते सुन लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। इस इंटर डबलेट ब्रिज के पास क्या पाए जाते हैं? 2 आर्म पाए जाते हैं। क्या कितने आर्म पाए जाते हैं? 2 आर्म पाए जा रहे हैं। एक हमारे पास आउटर आर्म, क्लियर, एक हमारे पास इनर आर्म। बोथ आर्म आर मेड अप ऑफ
दोनों के दोनों आर्म किससे मिलकर के बने होते हैं? मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन। कैसी प्रोटीन? डाइनिन प्रोटीन से मिलकर के बनी होती हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों एटीपेज एक्टिविटी शो करती हैं। कैसी एक्टिविटी शो करती हैं? एटीपेज एक्टिविटी, यानी ये हाइड्रोलिसिस करके एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। क्लियर? जल्दी करिए। इसका नाम नहीं लिखे ना प्रोटीन का, इसको हम सेंट्रल सीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। पेरिफेरल की तरफ माइक्रोट्यूब्यूल किस फॉर्म में पाए जाएंगे? डुप्लेट के फॉर्म में, ठीक है। सेंटर की तरफ जो डुप्लेट होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं किस लिंकर से? एबी लिंकर से। उस एबी लिंकर का नाम इंटरडबलेट ब्रिज। समझ आ रही बात? फिर सिंगलेट आपस में जुड़े होते हैं सिंपल ब्रिज के थ्रू, और ये आपस में कवर्ड होते हैं किसके थ्रू? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के थ्रू। उस प्रोटीन मॉलिक्यूल का नाम क्या है? सेंट्रल सीथ। सेंट्रल सीथ क्या करता है? अरे बोलिए। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ रहा है, ठीक है। किसके थ्रू जोड़ रहा है? रेडियल स्पोक के थ्रू ही जोड़ रहा है, ठीक है। हो गया? अब सुनते जाए कुछ पॉइंट और। यहां पर क्या पाया जा रहा है? एक आउटर आर्म, एक इनर आर्म, दोनों किससे मिलकर के बने होते हैं? डाइनिन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ये किस तरीके की एक्टिविटी शो करती है? एटीपेज एक्टिविटीज। यानी ये क्या करती है? एटीपी के हाइड्रोलिसिस करके ये एनर्जी बनाती है। क्या बनाती है? एनर्जी, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन में भी मदद करते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये आपस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू भी जुड़ी हुई रहती हैं। एक प्रोटीन है, आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन नाम होता है उसका। उस प्रोटीन का नाम क्या है? स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। क्लियर? स्पेक्ट्रिन प्रोटीन क्या करता है? माइक्रोट्यूब्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर? चलिए, दूसरा पॉइंट आता है कि इंटर डबलेट ब्रिज भी तो एक प्रोटीन से मिलकर के बनी होगी। क्लियर? उस प्रोटीन का नाम होता है नेक्सिन प्रोटीन। नहीं याद रखेंगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? नेक्सिन प्रोटीन, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन और हमारे पास डाइनिन प्रोटीन, ठीक है। तीनों तरीके के प्रोटीन हमारे पास पाई जाती हैं, जबकि ये ऐसा सेंट्रियोल में नहीं था, ठीक है। सेंट्रियोल में हमें नेक्सिन और स्पेक्ट्रिन मिल जाएंगे, बट डाइनिन प्रोटीन नहीं मिलती। क्लियर? आगे बढ़े, हेडिंग डालते हैं माइक्रोबॉडीज। मिटा दे, आगे बढ़ जाए। सुनिए, अगर किसी को दिक्कत होगी स्लाइड करके बाद में देख लीजिएगा आप लोग। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास नेक्स्ट क्या था? माइक्रोबॉडीज। मैं भी गजनी बन गया हूं क्या? हाँ, एक सेकंड में भूल गया मुझे क्या करना था। क्लियर? सुन लीजिए से माइक्रोबॉडीज के बारे में सुनेंगे। ये एक तरीके का क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। कैसा मेम्ब्रेन बताइए? सिंगल मेम्ब्रेन। साथ साथ लिखते रहिए, यहाँ पे कुछ नहीं समझाना है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। दूसरा पॉइंट, हैविंग स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स। इनके पास क्या प्रेजेंट होती है बताइए? कुछ स्पेशल एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। इस स्पेशल एंजाइम्स प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है, ये स्पेशल इनका फंक्शन होता है। क्लियर? इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं। माइक्रोबॉडीज के 3 टाइप्स होती हैं। आपके एनसीईआरटी ने कितने टाइप्स बताया है? 3 तरीके की माइक्रोबॉडीज बताई हैं हमारे सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर कितने तरीके के बताया? 3 तरीके के बताए हैं।
पहला पॉइंट आता है हमारे पास स्फेरोजोम्स आती हैं। पहला क्या आता है? स्फेरोजोम्स आता है। कहीं नाम सुना हुआ लग रहा है? हाँ, याद तो आ रहा होगा ना, पूछेंगे अभी। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पैरोक्सिजोम्स। क्लियर? और दूसरा आता है हमारे पास ग्लाइऑक्सिजोम्स। ग्लाइऑक्सिजोम्स है ग्लाइकोजोम्स, ठीक है, देख लेंगे हम, ठीक है। ग्लाइकोऑक्सिजोम्स ध्यान सुनेंगे हमारे पास। स्फेरोजोम्स कहां पे सुना था नाम? स्फेरोजोम्स कहां नाम सुने थे? प्लांट्स में। क्या करता है? किस किस चीज की? लिपिड का स्टोरेज करता था, याद आ रहा है? सिंथेसिस। क्लियर? सेल वॉल मटेरियल में। क्लियर? तो यानी ये कहां पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। कहां पे प्रेजेंट होती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट में, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है? हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। लिपिड की सिंथेसिस एंड स्टोरेज में ये मदद करता है। सेम यही पॉइंट यहां पे भी लिखेंगे। ये कहां पे प्रेजेंट होता है बताइए? प्रेजेंट ओनली, ये भी प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। क्लियर? पैरोक्सिजोम्स के बारे में डिटेल हमें पढ़ाना है, क्लियर, इसलिए इनको थोड़ा सा समय ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये जो ग्लाइऑक्सिजोम्स है ये किस में मदद करता है? ठीक है, तो कभी भी आपने ग्लाइकोलेट साइकिल सुना है नाम? ये किस में मदद करता है? ग्लाइकोलेट साइकिल में ये मदद करता है। ग्लाइकोलेट साइकिल क्या है भाई? है? जल्दी कर, कमर दुखता है मेरा, ठीक है, सही बता रही हो। क्या करता है? फैट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। जैसे किसी तरीके का फैट, क्लियर, अगर इनको हम कार्बोहाइड्रेट में तोड़ना है, किस में तोड़ना है बताइए? कार्बोहाइड्रेट में अगर तोड़ना है तो ग्लाइकोलेट साइकिल चलाएंगे हम। किसके थ्रू चलाएंगे? ग्लाइकोलेट साइकिल के थ्रू चलाएंगे, ठीक है, जल्दी करिए। पैरोक्सिजोम्स हमारा थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए इनको भी लास्ट में पढ़ाते हैं। क्लियर? इंपोर्टेंट तो हमारा पैरोक्सिजोम से ही है। क्लियर? कहां पे पाई जाती है? प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स तो बोल दिया। अक्सर देखने को क्वेश्चन में पूछा जाता है ये कहां मिलती है, ठीक है, तो ये फैटी सीड्स में मिलती है। किस में मिलती है बताइए? फैटी सीड्स में मिलती है, हमें फैटी सीड में मिलती है। क्लियर? ये पूछा जाएगा आपसे फैटी सीड्स में। क्लियर? यानी हमारे पास ग्लाइऑक्सिजोम्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के फैटी सीड्स के अंदर जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके पास पाई जाती हैं। क्लियर? मदद क्या करता है बताइए? ये ग्लाइकोलेट साइकिल चलाता है, यानी हमारे पास ग्लूकोज तो बना ही रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना ही रहा है, किसको ब्रेक डाउन करके बताइए? फैट्स को ब्रेक डाउन करके। किसको ब्रेक डाउन करके? फैट को ब्रेक डाउन करके। क्लियर? पैरोक्सिजोम्स के बारे में समझाएं, बोलिए, पैरोक्सिजोम्स के बारे में समझाएं। सुन ध्यान से, पैरोक्सिजोम्स यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन उठते हैं तो पैरोक्सिजोम से उठते हैं। क्लियर? ये प्रेजेंट होते हैं दोनों में, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है। तो लिखेंगे आप पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज
एनिमल्स। ये प्लांट में भी मौजूद होते हैं और किस में मौजूद होते हैं, एनिमल्स में भी मौजूद होते हैं। क्लियर। अगर प्लांट सेल्स हैं तो प्लांट सेल्स में कहां पे मौजूद होते हैं, एनिमल सेल्स हैं तो एनिमल सेल्स में कहां में मौजूद होते हैं। अगर कोई प्लांट सेल्स अगर बात करेगा तो जर्म सेल्स में पाए जाएंगे। क्लियर। और अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो ये हिपेटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है। क्लियर। तो प्लांट के अंदर ये कहां पे पाई जाती हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर यानी जर्म सेल्स के अंदर पाई जा रही हैं। और अगर एनिमल्स के अंदर पाई जा रही हैं तो कहां पे नजर आती है बताइए, ये हिपेटिक सेल्स के अंदर नजर आती है। क्लियर। पराक्सीजोम्स का एक दूसरा नाम भी पूछा जाता है, तो इनको हम एक नाम से और जानते हैं, इनको हम यूरिकोजोम बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या बताइए, यूरिकोजोम्स। यानी क्या पाया जाता होगा इनके अंदर, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, पराक्सीजोम्स हैज बहुत सारे एंजाइम्स पाई जाती हैं, सभी एंजाइम्स के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला एंजाइम्स अगर पूछा जाएगा पराक्सीजोम्स के पास, तो सबसे पहला एंजाइम्स हमारे पास आता है क्या, यूरिकेज। इसीलिए शायद इनका नाम क्या पड़ा, शायद इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, यूरिकोजोम्स। सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं इनके अंदर, यूरिकेज एंजाइम्स पाई जाती है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, यूरिकोजोम्स। क्लियर। दूसरा कैटलेज, ल्यूसीफरेज, ये सारी एंजाइम्स पाई जाती है, ठीक है। दूसरा एंजाइम्स अगर पाया जाता है तो क्या बताया हमने, कैटालेज पाया गया। और तीसरा एंजाइम्स ल्यूसीफरेज, ये सारे एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम्स प्रेजेंट इन, पहला ऑप्शन था ग्लाइकोजोम्स। समझ में आ गया अब क्या गलती हुई थी, हाँ ट्रिक बैठ गया, हमारी सेटिंग बैठ गई ना, जहां सेटिंग बैठ गई हम वहीं पे चल देते हैं। क्लियर। तो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम्स कहां पे पाई जाती है, पराक्सीजोम्स के पास ही पाई जाती है, ठीक है। एंजाइम्स ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स या अल्फा ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं, ठीक है। पांचवा एंजाइम्स लिखेंगे, एंजाइम्स ऑफ अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। हो गया। नंबर 6, एंजाइम्स ऑफ ब्रेकिंग एल्कोहल ड्रग्स एंड अमीनो एसिड, इन सबके एंजाइम्स इनके पास पाए जाते हैं। हो गया। हेडिंग आते हैं, फंक्शन ऑफ पराक्सीजोम्स। हेडिंग हो गया हमारे पास फंक्शन ऑफ पराक्सीजोम्स। फंक्शन ऑफ पराक्सीजोम्स, आगे बढ़े, बढ़ जाए, सुनते हैं से, अब सुनते हैं ऐसे। यहीं से क्वेश्चन उठेगा जब भी उठेगा। क्लियर। इसको ध्यान सुनते हैं। अगर आपसे कोई पूछे फंक्शन बताइए ऑफ पराक्सीजोम्स का, क्लियर, तो पराक्सीजोम्स का फंक्शन पहला क्या है, ध्यान सुनेंगे। पहला इनका फंक्शन ये होता है, हेल्प इन H2O2 मेटाबॉलिज्म। H2O2 मेटाबॉलिज्म में ये मदद करते हैं।
समझा है कैसे? समझा है? चलिए, हमारे किसी भाई बंधु ने किसी एक दिन उनका माहौल बना और ये चढ़ा करके चले आए एल्कोहल। अब हम ये नहीं समझते कौन सा एल्कोहल ये चढ़ा करके आए हैं, इसलिए हम एल्काइल ग्रुप लगा करके OH बोल दिया। हम तो पिलाना चाहते हैं इनको मिथेनॉल, जहर ही पिला दे। बोले बात सही है? ऐसे लोगों को पिला करके चले आइए। तो यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे हमने एक एल्काइल ग्रुप ले लिया। बेसिकली हमारे पास एल्कोहल जो होता है C2H5OH, यही हम लोग पीते हैं ना। अच्छा, ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? आगे देखते हैं ना। माहौल बन गया ना, ये भाई साहब का माहौल बन जाएगा। सुनते ना, ये एल्कोहल हमने लिया। एल्कोहल ज्यादा अगर चढ़ गया, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर सेल्स होती है, हिपेटिक सेल्स, वो एक एंजाइम से रिलीज करती है और उस एंजाइम का नाम है पेरोक्सीडेज। कैसी एंजाइम्स? पेरोक्सीडेज। और इस एंजाइम्स को ये क्या करती है? तोड़ती है H2 और O2 में, ठीक है। इसको हम पेरोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? पेरोक्साइड बोलते हैं। अगर ये एल्कोहल लिया इन्होंने तो बेसिकली ये तोड़ेगी किसमें? H2 प्लस O2 में। किसमें तोड़ेगी? अगर हमने ये कहा कि इफ इन्होंने तोड़ा किसमें? H2 और O2 में, तो इनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलेंगे। बोले बात सही है? क्लियर? अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये फर्दर टूट जाता है। हमने क्या बोला? H2O2 के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तो ये तुरंत क्या करता है? H2O निकाल देता है और प्लस ऑक्सीजन भी बाहर कर देता है। क्लियर? इसी की मदद से। इसीलिए अल्कोहल पीने के बाद बार बार सुसु आएगी। बोलिए भाई साहब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ आ रही बात? इसीलिए कहा जाता है ये डायूरेटिक है। कैसी है ये? डायूरेटिक। कॉफी, चाय, एल्कोहल, ये सब डायूरेटिक मटेरियल होती हैं। क्लियर? ये सब बार बार क्या करते हैं कि हमें मिक्सचुरेशन कराते हैं। क्लियर? क्यों? पता तो चल ही गया, ये H2O जाएगा तो कहां बढ़ेगा? हमारी बॉडी में ही ना। समझ रहे हैं कितनी गजब की मैकेनिज्म है? कुदरत भी कहता है कि बेटा पी, मैं हूं ना, है ना। ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन हमारा लिवर सेल्स कर लेता है। आप कोई भी चीज पीजिए, खाइए, आपका अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत फास्ट है, सब कुछ डाइजेस्ट कर जाएंगे। आपने कभी भी नोटिस किया है? जितने भी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर होते हैं या फिर इस तरीके के ड्राइवर होते हैं, हमेशा गुटखा, तंबाकू और एल्कोहल वगैरह पीते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। और कुछ लोग तो कभी जिंदगी में नहीं सिगरेट पिए हैं या गुटखा खाए, उनको कैंसर हो गया हो। देखा है? इससे क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? कभी ये मत कहना इससे ये पता चलता है कि पीना चाहिए, हम खाना चाहिए, हमें किसकी कब मौत आ जाए ना। ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? कार्सिनोजेन होते हैं, ठीक है, कैंसर कॉजिंग एजेंट। ये जीन को एक्टिवेट करते हैं। जब ये जीन एक्टिवेट होती है तभी ये वर्क करेगी, ठीक है। किसी भी तरीके से, किसी भी अननोन रीजन से भी ये एक्टिवेट हो सकती है। क्लियर? जरूरी नहीं है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये माना गया है कि ज्यादातर अफेक्ट इससे ही करते हैं। क्लियर? पहला फंक्शन समझ में आया? फंक्शन पहला क्या है इनका बताइए? हेल्प इन H2O2 मेटाबॉलिज्म। दूसरा फंक्शन लिखेंगे हमारे पास, दूसरा लिखेंगे हेल्प इन फोटो रिस्पायरेशन। हेल्प इन फोटो रिस्पायरेशन। दूसरा फंक्शन क्या लिखेंगे? हेल्प इन फोटो रिस्पायरेशन। क्लियर? फोटो रिस्पायरेशन एक तरीके का क्या होता है? हमारे पास वेस्टफुल मटेरियल होते हैं, क्लियर, जिसको बाहर निकालने का काम यही करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? ग्लाइकोलेट साइकिल के थ्रू ही करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलेट पाथवे बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? और इसमें तीनों तरीके के हमारे पास क्या करते हैं? मटेरियल, सेल ऑर्गेनल काम करते हैं। इसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट भी आता है,
इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी आते हैं, इसमें पेरोक्सिसोम्स, ये क्लोरोप्लास्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे पास पेरोक्सिसोम्स, तीनों लोग कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं। क्लियर? कौन कौन से लोग बताइए? क्लोरोप्लास्ट भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी और पेरोक्सिसोम्स भी, तीनों लोग मिलकर के काम करते हैं। क्लियर? जब फोटो रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे तब आएगा ये चीजें। क्लियर? तीसरा फंक्शन सुन लेते हैं हम, लिखेंगे तीसरा फंक्शन, हेल्प इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, हेल्प इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का क्या करता है? ये बीटा ऑक्सीडेशन करता है। हो गया? ये इतने फंक्शन थे हमारे पास पेरोक्सिसोम्स के। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है न्यूक्लियस। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास न्यूक्लियस। रुकिए रुकिए रुकिए, न्यूक्लियस से पहले 2-4 नोट डाल करके लिख लेते हैं। ठीक है? नोट डाल करके लिखिए। चलिए, रिमार्क लिखना चाहते हैं? सुनते ध्यान से, रिमार्क में लिखेंगे। सुना, अगर आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट एंजाइम इन नेचर, लार्जेस्ट एंजाइम्स इन नेचर, नेचर में सबसे लंबा सबसे ज्यादा एंजाइम्स कौन सा पाया जाता है? बोलिए। रूबिस्को, पहला ये लिखिएगा। क्लियर? दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड लार्जेस्ट, क्या पूछा जाए? सेकंड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट एंजाइम्स। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? कैटालेज। ठीक है? सेकंड लार्जेस्ट और हमारे पास सेकंड फास्टेस्ट है। ठीक है? सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड फास्टेस्ट एंजाइम्स कौन सा है? कैटालेज है। क्लियर? फास्टेस्ट एंजाइम्स कौन सा है? फास्टेस्ट एंजाइम्स लिखेंगे, फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है? थर्ड आता है हमारे पास फास्टेस्ट एंजाइम्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। हो गया? स्लोवेस्ट एंजाइम्स कौन सा है? स्लोवेस्ट एंजाइम्स, स्लोवेस्ट एंजाइम्स लाइसोजाइम्स। ठीक है? लाइसोजाइम, क्लियर? स्मॉलेस्ट एंजाइम्स peroxidase। हो गया? हो गया? लिख मिटा दे। चलिए सुन दे जैसे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना।
चलिए क्वेश्चन करेंगे। ग्लाइकोलेट साइकिल occur in glycolate cycle occur in chloroplast, mitochondria, peroxisomes, all of these। आंसर बताइए। आंसर बताइए। नीचे वाला क्वेश्चन एक बार देख लो। फंस गए ना? पहले का आंसर कोई बताए। पहले का आंसर ऑल ऑफ दिस, यानी क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, पेरोक्सिसोम्स में भी पाया जाता है। नीचे वाला हिला डाला ना? बताइए आंसर। पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, यानी जब तीनों लोग आ जाए सामने तो उसमें से बेस्ट वन चूज करना है हमें। क्लियर? तो बेस्ट क्या हमारे लिए? पेरोक्सिसोम्स। जल्दी करिए। खत्म हो गया हमारे पास माइक्रोबॉडीज। ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं न्यूक्लियस। क्लियर? समझा न्यूक्लियस के बारे में? चलिए सुनते ध्यान से। न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हमारे पास। क्लियर? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने डिस्कवर किया था बताइए? जल्दी जल्दी करिए। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड्स। इन रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड्स हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोलॉजी। जल्दी करिए। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोलॉजी। कैरियो टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? न्यूक्लियस के। और लॉजी का मतलब स्टडी करना। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोलॉजी। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल्स।
इसको किस नाम से जानते हैं बताइए? ब्रेन ऑफ द सेल्स कहा जाता है, ठीक है। दैट इज कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ या मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ, कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। क्लियर? जैसे हमारे पास क्या होता है कि ये कोई एक सेल है, क्लियर। इस सेल्स के अंदर क्या पाए जा रहे हैं बताइए? कुछ न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं हमें, कुछ न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जा रहा है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जा रहा है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, डीएनए से क्या बनता है बताइए? एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और एमआरएनए से क्या बनेगा बताइए? प्रोटीन। और यही प्रोटीन कंट्रोल करती है हमारे पास, किसको कंट्रोल कर रही है बताइए? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। किसको कंट्रोल कर रही है बताइए? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। तो ब्रेन ऑफ द सेल्स हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, इनके जो फंक्शन है, इनके जो कुछ फंक्शन है हमारे पास। पहला फंक्शन ये है कंट्रोल, दूसरा फंक्शन है सेल ग्रोथ, और तीसरा फंक्शन हमारे पास हेरिडिटी, ठीक है। यानी इनके जो 3 फंक्शन है, कितने फंक्शन? 3 फंक्शन। कौन कौन से बताइए? सबसे नंबर 1 पे सबसे पहला ग्रोथ कंट्रोल कर रहा है ये, ठीक है। दूसरा बताइए क्या कर रहा है? सेल की ग्रोथ करवा रहा है, क्लियर। और तीसरा फंक्शन बताइए? ये हेरिडिटी में मदद कर रहा है, क्लियर। ये प्रूव्ड किया था हमारे पास, प्रूव्ड बाय हैमरलिंग। किसने प्रूव किया था बताइए? हैमरलिंग एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। बाय यूजिंग एसिटाबुलेरिया, बाय यूजिंग एसिटाबुलेरिया। चलो भैया बताए कोई, एसिटाबुलेरिया क्या है? एसिटाबुलेरिया क्या है? एसिटाबुलेरिया कोई है? एसिटाबुलेरिया का नाम बता दे। ये यूनिसेलुलर एल्गी है। एसिटाबुलेरिया क्या है हमारे लिए? यूनिसेलुलर। कैसी एल्गी? ग्रीन एल्गी है। कैसी एल्गी है? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, क्लियर। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था माइक्रोसर्जिकल ग्राफ्टिंग, ठीक है। पूछा नहीं जाएगा। इनके किसके थ्रू बताइए? थ्रू माइक्रो सर्जिकल ग्राफ्टिंग, क्लियर। बताइए, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, सेल की ग्रोथ करता है, हेरिडिटी में मदद करता है। इसको किसने प्रूफ किया था? हैमरलिंग ने। किसका यूज किया था? उनके एक्सपेरिमेंट का नाम माइक्रोसर्जिकल ग्राफ्टिंग, ठीक है। सर्जिकल, थोड़ा बहुत समझ लिया कर, ठीक है। बोल तो रहे हैं सर्जिकल, ठीक है। तो माइक्रोसर्जिकल ग्राफ्टिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या कि अब नंबर, शेप, साइज, ठीक है, ये सब पढ़ने हमें न्यूक्लियस के, ठीक है। तो हेडिंग आते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस। नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर। न्यूक्लियस का जो नंबर होता है पहले बताया जाता है यूनिन्यूक्लिएट,
ठीक है। मोस्टली जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं सबके सब क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास आता है यूनिन्यूक्लिएट। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट हमारे पास क्या बोला हमने, मोस्टली ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं सभी के अंदर, एक सेल्स के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं बताइए, एक न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर, बट कुछ एक्सेप्शन भी हैं। क्लियर, कई कई जगह पे हमें बाई न्यूक्लिएट देखने को मिलते हैं। कई कई जगह पे हमें कैसे देखने को मिलते हैं बताइए, बाई न्यूक्लिएट, यानी एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस बताइए, 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे इनका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, तो इनमें पहला एग्जाम्पल आता है हमारे पास क्या, क्लियर, आपने कभी भी एस्कोमाइसिटीज के बारे में नाम सुना है, कभी भी बेसिडियोमाइसिटीज के नाम सुने हैं? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में हमारे पास बाइन्यूक्लिएट होते हैं। कैसे होते हैं, अगर उनमें भी सबसे पहला एग्जांपल आपसे आप पूछा जाएगा, जो पूछा गया है अक्सर, तो पैरामीशियम का पूछा जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आपके एनसीईआरटी ने इनका जिक्र किया है पैरामीशियम का। पैरामीशियम के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं बताइए, 2 न्यूक्लियस होते हैं। हो गया, नेक्स्ट आगे थर्ड आता है हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट। थर्ड आता है हमारे पास कैसे, मल्टी न्यूक्लिएट। क्लियर, जल्दी करिए, थर्ड आता है हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट। आपके एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूं। इनके एग्जाम्पल में एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है लिक्विड इंडोस्पोर, बट इतने से काम हमारा नहीं चलेगा। क्लियर, मल्टी न्यूक्लिएट हमारे पास कुछ इस तरीके के होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट हमारे पास कुछ इस तरीके के होते हैं कि जैसे एक सेल है, ठीक है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था। क्लियर, जब इन्होंने कैरियोकाइनेसिस किया, क्या किया, कैरियोकाइनेसिस किया, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन किया। क्लियर, न्यूक्लियस का डिवीजन करने के दौरान कई सारे न्यूक्लियस इनके अंदर बन गए। क्लियर, कई सारे न्यूक्लियस बन गए, तो इस कंडीशन को हमने नाम दिया सिनोसिटिक। क्या नाम दिया बताइए, सिनोसिटिक बोल दिया इनको हमने। क्लियर, सिनोसिटिक का मतलब क्या है कि एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। क्लियर, इनके एग्जाम्पल हमारे पास जितने भी फाइकोमाइसिटीज होते हैं, ये किस में आएंगे, सिनोसिटिक। और मोस्ट ऑफ दी जितने भी हमारे डब्ल्यूबीसी के सेल्स होते हैं वो भी तो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस सुना है आपने नाम, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के जितने भी मोनोसाइट्स से नाम सुने थे आपने, जितने भी हमारे पास इजिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये सब के सब मल्टी लोब ही तो थे न्यूक्लियस। क्लियर, तो ये सिनोसिटिक में ही आएंगे। बट कई कई जगह पे हमारे पास कुछ ऐसे मेंबर होते हैं, जैसे हमने ये कहा कि यहां पर कुछ इस तरीके के सेल्स बनाए हमने। क्लियर, इनके अंदर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाए गए। ठीक है, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस पाए गए, एक न्यूक्लियस पाए गए। ये स्केरिस हमने बनाया है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि इनकी जो इंटरसेप्टल वॉल होती है, ये कैसी वॉल है दिखाई दे रही है, इंटरसेप्टल जो वॉल है इनकी जो इंटरसेप्टल वॉल है वो डाइजेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती हैं, डाइजेस्ट होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का नजर आएंगे। क्लियर, और न्यूक्लियस इनके अंदर कुछ इस तरीके के होंगे। क्लियर, ऐसे सिचुएशन को हम इनको बोलते हैं सिंसीटियम।
क्लियर। अब इनके एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, एक लेटेक्स बताएंगे, वही जो बताया था लिक्विड इंडोस्पर्म को लेटेक्स बोलते हैं। क्लियर। दूसरा इन्होंने क्या कहा था, स्किन ऑफ एस्केरिस। क्लियर। कुछ एक्सेप्शन हमें याद रखने हैं। अब क्या याद रखने हैं, एक्सेप्शन याद रखने हैं। क्या हमारे पास क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होते हैं कई जगहों पे एब्सेंट भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहली जगह बताइए वो, नहीं मैच्योर आरबीसी बोलो। ठीक है, शुरुआत के दिनों में आरबीसी के पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल कोई अगर प्लांट से बता दे तो ठीक है। कभी भी सीप सेल्स का नाम सुना है आपने, या सी ट्यूब का? ठीक है, इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इनके जो कैरेक्टर होते हैं, इनके जो कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, कंपेनियन सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा, कंपेनियन सेल्स के द्वारा। तो न्यूक्लियस एब्सेंट होती है मैच्योर आरबीसी में और सी ट्यूब में। जल्दी करिए।